माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, रिपब्लिक समिट में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये मेरा और हमारा सौभाग्य है प्रधानमंत्री जी कि आप आज हमारे बीच मौजूद हैं। ये तीसरा रिपब्लिक समिट है और तीसरी बार आप हमारे बीच आए हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है प्रधानमंत्री जी। पहली बार आप 2018 में मुंबई आए और आपने मेरा हौसला बढ़ाया। फिर 2019 में आप दिल्ली के रिपब्लिक समिट में आए और आपने नेशन फर्स्ट का विजन रखा था। नेशन फर्स्ट का विजन इसी स्टेज से, इसी मंच से, इसलिए मैं और मेरी पूरी टीम आपकी आभारी है। प्रधानमंत्री जी, 15 अगस्त 2015 को आपने लाल किले से स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक स्टार्टअप है। मीडिया के क्षेत्र में आज वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग both in reach and presence, the fastest growing news media startup in the entire world, and this is possible only in India, प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, आज से 6 साल पहले हमने 2017 में 6x10 के कमरे में चौक और स्लेट के साथ 14 लोगों की टीम से शुरुआत की थी। तब हमारे पास इतनी पूंजी भी नहीं थी कि एक कैमरा खरीद सके। ओबी वैन तो बहुत दूर की बात थी। और आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला में हमारे 58 करोड़ दर्शकों की रीच है आज हमारी। प्रधानमंत्री जी, हर जर्नलिस्ट, पत्रकार और एंटरप्रेन्योर के सामने कई मुश्किलें आती हैं। हमारी भी आई, हमने भी उसका सामना किया। But today I want to tell you the reason why we have been able to do this, Pradhan Mantri ji. For someone like me, जो केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हो, मिडिल क्लास फैमिली से आता हो, उसने 14 पत्रकार और प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर यह नेटवर्क कैसे खड़ा किया, क्योंकि उसको साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप इंडिया की विजन थी। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी, which I've always wanted to tell you and I'm telling you today, उस विजन ने हमें और हम जैसे प्रोफेशनल्स को लेवल प्लेइंग फील्ड दी। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस विजन ने ऐसा माहौल दिया जिसमें परिश्रम, टैलेंट और इनोवेशन के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी अपना सपना साकार कर सकता है। प्रधानमंत्री जी, हर भारतीय का सपना पूरा करने के लिए आपने देश में ऐसा एक वातावरण बनाया। आपने ऐसा एक वातावरण बनाया इस देश में, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई हम जैसे लोगों के लिए। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है कि असंभव के आगे निकल जाना। प्रधानमंत्री जी, I want to say from this stage today to you personally, we believe in you, we believe in your vision, and we believe in your leadership. प्रधानमंत्री जी, जब मैं हिंदू कॉलेज में छात्र था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में छात्र था, हॉस्टल में रहता था, तब ब्रेन ड्रेन का दौर था और हमारे जनरेशन के कई लोग चले गए, अब वापस भी नहीं आए। मगर आपके गाइडेंस में टुडे द बेस्ट टैलेंट इज इन इंडिया एंड द बेस्ट टैलेंट इज कमिंग बैक टू इंडिया। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी दैट यू हैव ब्रॉट, यू अलोन हैव ब्रॉट इन दिस कंट्री। अर्नब गोस्वामी जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सभी साथी, देश विदेश में रिपब्लिक टीवी के सभी दर्शक, देवी और सज्जनों, अपनी बात बताने से पहले बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूँ।
एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चिट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। मुझे खुशी है कि अर्नब बढ़िया हिंदी बोलने लगे हैं। उन्होंने क्या बोला वो तो मैंने सुना नहीं, लेकिन हिंदी ठीक है कि नहीं वो बराबर ध्यान से सुन रहा था। और शायद मुंबई में रहने के कारण आप हिंदी बराबर सीख लिए। साथियों, आप सबके बीच आना स्वाभाविक है कि आनंद होता है। अगले महीने रिपब्लिक टीवी के 6 साल पूरे हो रहे हैं। मैं आपको बधाई दूंगा। आपने नेशन फर्स्ट के अपने मिशन को डिगने नहीं दिया। हर प्रकार के रोड़े रुकावटों के बावजूद आप डटे रहे। कभी अर्नब का गला खराब हुआ, कभी कुछ लोग अर्नब के गले पड़ गए, लेकिन चैनल न रुका न थका और न ही थमा। आपकी समिट की थीम है टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जिस ट्रांसफॉर्मेशन का विश्वास था वो अब जमीन पे दिख रहा है। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे, 60 इयर्स। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच पाए थे, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। बीते 9 वर्षों में हमने 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर तक की लंबी छलांग लगाई, और ये सब 100 साल के सबसे बड़े संकट के बीच हुआ है। देश में गरीब को पहली बार सिक्योरिटी भी मिली है, डिग्निटी भी मिली है। जिन्हें दशकों तक यही एहसास दिलाया गया था कि वो देश के विकास पर बोझ है, वो आज देश के विकास को गति दे रहे हैं। जब सरकार ये योजनाएं शुरू कर रही थी तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज इन्हीं योजनाओं ने
भारत के तेज विकास को गति दी है। ये योजनाएं विकसित भारत के निर्माण का आधार बन रही है। बीते 9 वर्षों से गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पष्ट बदलाव अनुभव रहा है। आज देश में बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ काम हो रहा है। मिशन मोड पर काम हो रहा है। हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक और प्रोटेक्टिव शील्ड है। इस योजना ने कोरोना के संकट काल में किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। आज सरकार 4 लाख करोड़ रुपए सरकार इसी अन्न योजना पर खर्च कर रही है। चाहे वो वन नेशन वन राशन कार्ड हो या फिर जेम ट्रिनिटी, ये सभी प्रोटेक्टिव शील्ड का ही हिस्सा है। आज गरीब से गरीब को भरोसा मिला है कि जो उसके हक का है वो उसे जरूर मिलेगा। साथियों, आप याद होगा मैंने संसद में मनरेगा को कांग्रेस सरकार की विफलताओं के स्मारक के रूप में पहचान दी थी उसकी। हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाई। हमने पैसा सीधे बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया और गांव के लिए रिसोर्स भी बनाए। लेकिन संकट की घड़ी में भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और परिणाम हमारे सामने हैं। और साथियों, आप कल्पना करो, जिस बात को लेकर के आपको इतनी खुशी होती है, उस हालात में जब निर्णय करने की स्थिति आई होगी, आप अपने आप को उस जगह पे रखो कि दुनिया कह रही है कि वैक्सीन हमारी ले लो, लोग कह रहे हैं बिना वैक्सीन मुसीबत आ रही है, मर जाएंगे, एडिटोरियल टीवी सब भरे पड़े हैं, वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ, और मोदी डट करके खड़ा है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मैंने रिस्क पे लगाया था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए। 2016 में जब मैं देशवासियों को कहता था कि आपके बैंक को आपकी उंगली पर लाकर मैं खड़ा कर दूंगा, आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। कुछ छद्म बुद्धिजीवी तब पूछते थे, मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? अच्छा, यही लोग बाद में क्या बोलते हैं, अरे गरीब के नसीब में आलू टमाटर होता कहां है? ये ऐसे ही लोग हैं जी। यहां तक कहते हैं गांव में मेले लगते हैं, मेलों में लोग कैसे डिजिटल पेमेंट करेंगे? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे,
कि जेम ट्रिनिटी, उसकी वजह से सरकारी स्कीम्स के करीब 10 करोड़, आंकड़ा कम नहीं है साहब, 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी बाहर हो गए हैं। दस करोड़ फर्जी लाभार्थी बाहर हो गए हैं। ये 10 करोड़ वो लोग थे जो सरकार का बेनिफिट लेते थे, लेकिन ये 10 करोड़ वो थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन इनके नाम सरकारी पैसा भेजा जा रहा था। आप सोचिए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की जितनी कुल आबादी है, उससे भी ज्यादा फर्जी नामों को कांग्रेस की सरकार पैसे भेज रही थी। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है, डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं, कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। टैक्स से जुड़ी व्यवस्थाओं से कितनी परेशानी थी, क्या क्या परेशानी थी, इसको लेकर अखबार भरे रहते थे। हमने क्या तरीका निकाला? हमने सिस्टम को ही फेसलेस कर दिया। टैक्स अधिकारी और टैक्स पेयर का आमना सामना ही ना हो, ये व्यवस्था की। अब जो जीएसटी जैसी व्यवस्था बनी है, उससे भी काली कमाई के रास्ते बंद हुए हैं। साथियों, इनकी लड़ाई अगर सिर्फ एक व्यक्ति मोदी से होती तो ये बहुत पहले सफल हो जाते, लेकिन ये अपनी साजिशों में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये सामान्य भारतीय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। ये भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं है। आजादी का ये अमृतकाल हम सभी के प्रयासों का है। जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, तो विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं, तो भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है।